देखिए बच्चों, आज सेट पेपर करेंगे मैथ्स में और उसका पहला क्वेश्चन नोट करिए। अब सेट पेपर है तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से आ सकता है ना। बाकी चैप्टर तो रोज ही करते हैं, आज थोड़ा डिफरेंट करते हैं कुछ। तो क्वेश्चन है 100 छात्र हैं, देयर आर 100 स्टूडेंट्स, छात्र हैं, देयर आर 100 स्टूडेंट्स। गलती से बाय मिस्टेक इनका औसत देयर एवरेज 86 के स्थान पर 68 ले लिया गया। 68 इज टेकन इन प्लेस ऑफ 86। 86 के स्थान पर 68 ले लिया गया। जिसकी वजह से ड्यू टू दिस इनका औसत 58 आ गया। देयर एवरेज इज 58। इनका औसत 58 आ गया। एक बार इसमें शायद गलत लिख रखा है, तो ये भी औसत दे दिया बाद में और पहले वाले भी औसत दे रखा है, तो भाई नंबर कर लेना। ये काट के यहाँ पे अंक लिख लो, अंक, नंबर, मार्क्स। तो क्वेश्चन ये हो गया कि 100 स्टूडेंट थे, उनमें से किसी के नंबर जो है 86 क्या लिख लिए गए, 68 लिख लिए गए गलती से बाय मिस्टेक, और उसकी वजह से जो उनका एवरेज है, जो औसत है, वो कितना आ गया, 58 आ गया। तो कह रहे हैं कि सही औसत बताओ, फाइंड करेक्ट एवरेज। सही औसत बताओ, फाइंड करेक्ट एवरेज। जो अच्छे स्टूडेंट है वो अपना आप कर लो, बाकी जिसे समझना है वो कर लेगा। क्वेश्चन दोबारा देख लो एक बार क्या था। 100 स्टूडेंट है, तो उनमें से किसी एक के साथ ऐसा हुआ कि जब कॉपी वगैरह चेक की जा रही थी तो गलती से 86 की जगह 68 पढ़ लिया, पढ़ने वाले ने, नंबर आगे पीछे हो गए। तो फिर जो एवरेज है वो तो गलत ही निकलना था, तो वो जो एवरेज निकल के आया 58 निकल के आया। तो ये 58 क्या है, गलत है ना ये तो कह रहे हैं कि जो सही है वो बताओ। तो बच्चों से कई तरीके हैं सवाल पढ़ने के, बाकी जो इसकी थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक हो सकती है, देखो क्या हो सकती है। शॉर्ट ट्रिक ये हो सकती है कि जो गलती हुई सीधी वो निकाल लो। तो ये जो 86 है ये सही था और गलत क्या था 68, और मैंने ना माइनस कर दिया, तो ये डिफरेंस आ जाएगा, जो गलती हुई वो आ जाएगी, और अपॉन में इसे 100 से डिवाइड कर दो। ठीक, ये किस में काउंट हो गया, एवरेज में। ठीक है, और जो एवरेज था क्या 58, उसमें से क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये हमारा ऑटोमेटिक करेक्ट एवरेज आ जाएगा। ठीक, अभी और डिफाइन कर दूंगा, पहले सोल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। 58.18। 16 में से 8 गए, 8, 7 में 6 गया 1, ये 18 था, प्लस 58, और 58 ये 100 है, तो जैसे डिवाइड करेंगे तो 0.18 आ जाएगा, और इसे यहीं जोड़ देंगे तो 58.18 है ना। तो जो गलती है वो निकाल ली गई डिफरेंस के द्वारा, उसे 100 से डिवाइड कर दिया ताकि वो क्या बन जाए, एवरेज बन जाए। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल अपॉन नंबर, टोटल अपॉन। तो मैं इसे टोटल की तरह बिहेव कर रहा हूँ और इसे संख्या की तरह बिहेव कर रहा हूँ, और फिर एवरेज किसमें जुड़ेगा, एवरेज में जुड़ेगा। तो इस तरह से हमारा जो न्यू या सही एवरेज था वो निकल जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था, और उससे पहले क्या चल रहा था, एलिगेशन। तो एलिगेशन से आया है, क्या बोलते हैं, मिश्रण से, उसी से क्वेश्चन आ गया, और मैंने करा भी रखा था आपको। बाकी लिखते हैं पहले क्वेश्चन।
पहले बर्तन में इन फर्स्ट वेसल, पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर, 5:2 है, इज 5:2। तथा दूसरे बर्तन में एंड इन सेकंड वेसल 8:5 है, इज 8:5। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए? व्हाट शुड बी द रेशो? इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए? व्हाट शुड बी द रेशो? कि नया अनुपात 9:4 हो जाए, सो दैट न्यू रेशो बिकम्स 9:4। कि नया अनुपात 9:4 हो जाए। अब 1-2 दिन पहले की बात है, कराया है अभी सवाल, करो पहले, आप खुद ही करो। कर लिया होगा, बोलो आंसर। फिर उल्टा कर दे, देख, इसमें तो 2:7 दे रखा है आंसर, अब पता नहीं 7:2 यार ऐसे करा है। तेरे पंजे 65, 9 7 63। सात अनुपात 2 ही आएगा। बाकी हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले चैप्टर भी खत्म कराया और क्वेश्चन तो बताया था मैंने। फिर भी किसी पे ना हुआ हो तो देख लो क्या था क्वेश्चन, कि एक बर्तन में तो इतना था दूध और पानी, दूसरे बर्तन में इतना था दूध और पानी, और फिर पूछा कि क्या अनुपात होना चाहिए, क्या रेशो होनी चाहिए कि मिलने के बाद उनका अनुपात ये आ जाए 9:4। तो मैंने हमेशा कहा था आपको इस चैप्टर में कि तीनों वैल्यू एक से रखनी है हमें। तो यहाँ से क्या निकाला गया? मिल्क 5 ऊपर लिख लिया, 5 और 2 7, ये क्या आ गया? मिल्क। फिर यहाँ से 8 ऊपर लिख लिया और 8 और 5 13, फिर 9 ऊपर लिख लिया, 9 और 4 13। ठीक, फिर आप जानते हैं चैप्टर में क्या करते हैं, इसमें से इसे घटा के इधर लिख देते हैं और इसमें से इसे घटा के इधर लिख देते हैं। इन दोनों का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया? 13। 9 में से 8 गया 1, हालांकि -1 आ रहा है, माइनस हम छोड़ देते हैं, मैंने बताया था आपको। 7 और 13 का एलसीएम कितना आ गया? 91। और जब 91 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया? 13। 13 को इसमें करेंगे 5 में, तो 13 पंजे 65 और 9 सत्ते 63। 65 में से 63 गए 2, ये फिर बटे में संख्या आ रही है, इनका फिर एलसीएम लिया जाएगा। तो 13 और 91 91 आ गया, 13 7 91, 7 एकम 7 2, और अनुपात के सवाल में एलसीएम को छोड़ देते हैं, ये आंसर आ गया फाइनली 7:2। तुम पे तो हो गया होगा पीछे सबके, क्या वो मुझे वैसे ही दिलासा दे रहे हो? तुम हो गया पीछे, हमारा हो गया। अब इसका नहीं हुआ तो बेटा सोचो कि चैप्टर खत्म करने का क्या फायदा होगा। चैप्टर जब नहीं हुआ था, जब भी नहीं हो रहा था, आज भी नहीं हो रहा, अब होना चाहिए था।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। एक टीवी 20% छूट पर खरीदा गया। ए टीवी इज परचेज्ड एट 20% डिस्काउंट। एक टीवी 20% छूट पर खरीदा गया। यदि यह बट्टा इफ दिस डिस्काउंट, यदि यह बट्टा 25% होता, इफ दिस डिस्काउंट वुड बी 25%, यदि यह बट्टा 25% होता तब 500 रुपये बच जाते। देन सेविंग इज 500 रुपीज। तब 500 रुपये बच जाते। देन सेविंग इज 500 रुपीज। टीवी का विक्रय मूल्य बताओ। फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी। टीवी का विक्रय मूल्य बताओ। परसेंटेज चैप्टर से है, जिस पर अदा कर लो। बस समय समाप्त। 8,000। देखिए भाई, शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, ऐसे कर तो ऐसे भी सकते थे, बाकी यह है कि तरीका सा आना चाहिए था इसका। इसमें वो शॉर्ट ट्रिक लग जाएगी आपको, जिसमें बताता हूँ डिफरेंस अपॉन डिफरेंस इनटू 100। डिफरेंस अपॉन डिफरेंस इनटू 100। डिफरेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? अंतर। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि जो चीज़ मैं ऊपर लिखता हूँ वही चीज़ मैं हमेशा नीचे लिख लेता हूँ। अगर ऊपर एलसीएम लिखूंगा तो नीचे भी एलसीएम, ऊपर टोटल लिखूंगा नीचे भी टोटल। इस बार मैं ऊपर डिफरेंस लिख रहा हूँ तो नीचे भी डिफरेंस। अब वो देखिएगा, ये जो बचत बताया जा रहा है, क्वेश्चन क्या था कि पहले जो टीवी खरीदा जा रहा था 20% की छूट पे खरीदा जा रहा था, फिर मिलने लगी 25% का डिस्काउंट मिलने लगा, तो कह रहा कि 500 रुपये बच जाते या बच गए। तो 500 रुपये जो कहीं ना कहीं डिफरेंस है नहीं है, पहले वाली खरीदारी में और दूसरे वाली खरीदारी में है डिफरेंस, तो ये मैंने लिख दिया 500 रुपये। अब नीचे भी क्या आएगा? डिफरेंस। तो इन दोनों को डाट घटा दो, 25 में से 20 गए 5, इसे मैं कह रहा हूँ ऊपर भी डिफरेंस और इनटू में 100, सीधा आंसर आ जाएगा 10,000। ठीक है, तो जो वस्तु थी वो 10,000 रुपये बिकी। अब तुम्हारा क्या आ रहा है? 8,000। तो तुम जो 8,000 निकाल रहे हो, तुम मतलब पहले वाले को कंसीडर कर रहे हो या बाद वाले को? पहले वाले को कंसीडर कर रहे हो। अगर पहला 8,000 है, मतलब पहला वस्तु 8,000 में बिकी, 10,000 का एमआरपी है। अगर 20% की छूट देगा व्यक्ति तब 8,000, और अगर 25% की छूट देगा व्यक्ति तो 7,500। जो आपका 10,000 आया ये क्या है? एमआरपी, जिसे हम क्या बोलेंगे? अंकित मूल्य। और मैंने क्या पूछा था? विक्रय मूल्य। सही कह रहे हो। तो ये तो आएगा आपका, आएगा एमपी आएगा, मार्केट प्राइस, और पहले 20% की छूट दी गई थी। तो अगर मैं 10,000 गुणा क्या लिखूँ यहाँ पे? 80/100 लिखूँ, तो आप सही हो गए बिल्कुल। 8,000 रुपये क्या आना चाहिए? विक्रय मूल्य। ये शब्द मैंने अपने पास से चेंज कर दिया था, उसमें अंकित मूल्य पूछा हुआ है, इसलिए वहाँ 10,000 दे रखा है। पास में आ गई। तो ये जो निकल के आएगा, ये क्या निकल के आएगा? अंकित मूल्य, उस टीवी पे जो प्राइस छपा हुआ था। सर ये तो शॉर्ट ट्रिक है, थोड़ा सा वैसे बताया जाए, इतना ज़्यादा समझ नहीं आया। बस इसमें आप ये ध्यान रखें कि जब कभी भी डिफरेंस की सेंस आए ना, कोई भी चैप्टर हो, कैसा भी चैप्टर हो, ये वहीं आपकी अप्लाई हो जाएगी। कोई लैंग्वेज बना के बताया था उनको क्वेश्चन दूसरा, जैसे मान लें मैंने किसी को पहले किसी चीज़ में मुझे 10% का प्रॉफिट हो रहा था, फिर मुझे होने लगा 20% का प्रॉफिट। तो मुझे किसी ने कहा कि तुम्हें तो 1,000 रुपये ज़्यादा मिलने लगे। तो ज़्यादा का मतलब क्या है? डिफरेंस। मैं 1,000 रुपये ऊपर लिख दूंगा, और 10% का प्रॉफिट एक है, 20% का प्रॉफिट दूसरा था।
दोनों का डिफरेंस नीचे लिख दूंगा 10, तो 1000 अपॉन 10 इंटू 100, तो डाट सी पे निकल जाएगा। तो जब कभी भी ट्रिक लिखेगी ना ये, तो वहां से हमेशा टोटल निकलेगा। क्या निकलेगा? टोटल। जैसे यहाँ पे टोटल क्या था? एमपी मार्केट प्राइस, जिसे हम उनके मूल्य कहते हैं, तो दोबारा लगेगी वो बेटर समझ में आ जाएगा। आगे लिखिएगा नेक्स्ट। आज एक्चुअली साइड पेपर चल रहा है, थोड़ी सी दिक्कत स्वाभाविक है। जो स्टूडेंट कंफर्टेबल है मैथ्स में उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनके आगे तो कई बार क्वेश्चन निकल चुके हैं। और इसके बाद पहली बार आएगा सामने तो उसे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सब चीज़ धीरे धीरे ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। अगर क्वेश्चन मेंसुरेशन से आ रहा है, यानी कि क्षेत्र मिति से, क्वेश्चन लिख लो। एक बेलन का कुल क्षेत्रफल, टोटल एरिया ऑफ ए सिलेंडर, एक बेलन का कुल क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तथा इसका वक्र पृष्ठ एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, तथा इसका वक्र पृष्ठ एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया कुल क्षेत्रफल का 1/3 है, इज 1/3 ऑफ टोटल एरिया। कुल क्षेत्रफल का 1/3 है। त्रिज्या बताओ, फाइंड रेडियस। त्रिज्या बताओ, फाइंड रेडियस। अब जैसे क्वेश्चन आया तो जिसने चैप्टर का रखा है उसे फॉर्मूले पता है, और नहीं पता तो दिक्कत होगी। तो सेट पेपर में अक्सर ऐसी दिक्कत आती है, बाकी समझाना सभी रहा हूँ। अब ये बेलन की बात हो रही है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। तो ये जो लाइन मुझे लगता है ये तो बेवजह दे रखी है, कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है शायद, इसके बिना ही आंसर आ जाएगा और यहाँ से ही आ जाएगा। जैसे ये है सिलेंडर, तो इसका टोटल एरिया दे रखा है, तो टोटल एरिया का मतलब ये हुआ कि जो इसकी ये दीवार है, बाउंड्रीज जो दिखाई दे रही है, ये प्लस जो ऊपर का जो ढक्कन है ये, और जो नीचे का बॉटम है ये तीनों को मिला के तो बनाएगा क्या? कुल क्षेत्रफल, जिसे हम क्या बोल देते हैं? टोटल सरफेस एरिया। हिंदी में क्या बोलते हैं? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलते हैं। फॉर्मूले आपको याद कराए थे, होने भी चाहिए। बात वही है ना, पता नहीं कहाँ से कौन सा फॉर्मूला याद आ जाए। पाया इसके वॉल्यूम का है, आयतन का। मैथमेटिक्स ये तो कहता है कि एग्जैक्ट रहना पड़ेगा, एग्जैक्ट। बताओ भाई ये क्या लिखा हुआ है? कुल क्षेत्रफल लिखा हुआ है, ये बताओ टोटल 2 पाई ब्रैकेट में 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस। तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है कुल क्षेत्रफल का। अभी शायद 10-15 दिन पहले की बात है, चैप्टर कराया था मैंने आपको। और यहाँ में कैसे समझा सकते हैं ऐसे कि ये जो दीवार है इसकी, ये क्या बनाती है? कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। एक सर्किल ये है और एक सर्किल ये है, और सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्योंकि 2 सर्किल है तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। जब इन दोनों में से 2 पाई आर कॉमन लोगे, ये बाहर आ गया, यहाँ एच बच गया और यहाँ आर बच गया, जिसे हम कह देते हैं कि डॉट फॉर्मूला है, ऐसे याद रखो। ठीक। तो टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है? 462 दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है? रेडियस निकालनी है। तो रेडियस से अकेले से निकलेगी नहीं भाई, एच का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि एच तो मेरे पास है नहीं। अब इसका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये क्या है? कर्व सरफेस एरिया, करो इसे भी इस्तेमाल। 2 पाई आर एच, वक्र पृष्ठ बोलते हैं हिंदी में, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू क्या है? 1/3। और टोटल एरिया कितना था? 462। ये कट रहा है,
3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, ये आ गया। अब क्या करा जाए, इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी इसमें, 2 पाई आर सी 2 पाई रख दो ऐसे कैसे करो आप, जैसा आगा है करो भाई। आ गया आंसर कितना, 7 सेंटीमीटर। जी बिल्कुल सही जवाब। तो जो 2 पाई आर की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 154। तो बस इसे उठा के कहाँ रखा मैंने, फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक, तो मैंने यही कंसीडर कर लिया। ये जो 2 पाई आर है इसकी जगह तो क्या आ गया 154, और जो 2 पाई आर स्क्वायर है 2 पाई की वैल्यू रख दी आर स्क्वायर, और इजिकल टू कितना था 462। ये इधर आके माइनस हो गया, और पाई ऐसे ही माइनस हो गया, कितना आ गया 308। इन दोनों का मैंने किससे काटा, फिर 11 से। 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, 11 दूनी 22, और 2 2 जा 4, और 4 7 जा 28, 7 7 कितना हो जाएगा 49, यानी 49। और इधर क्या है आर स्क्वायर, तो आर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये रेडियस आ गई इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टिपिकली भी हो सकता है किसी किसी के लिए। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन लिख लें, बाद में कॉपी कर लेना। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए ताकि जो कर चुके बैठ से में कर लेंगे उसे। एक समषटभुज है तथा एक समबाहु त्रिभुज है। देयर इज ए हेक्सागन एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक समषटभुज है तथा एक समबाहु त्रिभुज है। इनके परिमाप बराबर है, देयर पैरामीटर आर इक्वल। इनके परिमाप बराबर है। क्षेत्रफल में अनुपात बताओ, फाइंड रेशो इन एरियाज। आपको याद हो ये क्वेश्चन ही मैंने कराया था, सारे कराए क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, जो कर सकते हैं करो। अब मैंने ये भी कहा था कि ये थ्योरम है, कभी चेंज नहीं होगी, आंसर डाट याद होना चाहिए। वो एक अलग बात है कि ना हो याद, करो जैसे भी कर सकते हो। जिन्हें समझना है समझते रहो भाई, इतना आंसर निकाल लेंगे। समषटभुज को इसमें कहते हैं हेक्सागन। तो क्या होंगी 6 साइड होंगी। ठीक, बना के भी दिखा देते हैं। इसे कहते हैं समषटभुज, और समषट का मतलब है 6 साइड क्या है बराबर है। ठीक, और जो ट्रायंगल है वो तो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु के इक्वल होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें तीनों साइड बराबर है, इसकी 6 साइड बराबर है। ये क्या रखा है, फिर क्या क्या रखा है, इनके परिमाप बराबर है, इनके पैरामीटर बराबर है। और परिमाप क्या होता है, सम ऑफ द साइड, भुजाओं का योग। और कहा है कि एरिया में रेशो बताओ।
तो जो समबाहु त्रिभुज का एरिया है वो तो फॉर्मूला याद होगा आपको, अंडर रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। दोनों क्वेश्चन मेन सॉल्यूशन से आए, ये भी मेन सॉल्यूशन का था, ये भी मेन सॉल्यूशन का ही है। ये फॉर्मूला किसका होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, ठीक है जी। और मैंने आपको ऐसे समझाया था जब क्वेश्चन आया था, आपको पता भी होगा कि जब मैं इसे ज्वाइन करूंगा ऐसे, तो इसके अंदर कितने ट्रायंगल बन जाएंगे? 6 ट्रायंगल बन जाएंगे। और ये 6 के 6 क्या होते हैं? समबाहु ही होते हैं, इक्विलेटरल ही होते हैं, ठीक। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या लिखूं? 6 इंटू अंडर रूट 3/4, आंसर तो इसका बहुत प्यारा आ जाता है। ये आंसर आया होगा आपको, ये तो मुझे बस समझाना पड़ रहा है। अंडर रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और ऐसे नीचे अंडर रूट 3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा गया? ये तो समषटभुज है, तो समषटभुज में कितने ट्रायंगल बने थे? 6। ये 6 से मल्टीप्लाई हुई, और एक ट्रायंगल का एरिया कितना है? अंडर रूट 3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये एरिया नहीं आ जाएगा इसका हेक्सागन का, और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल था उसका तो ये है ही, ठीक है ना। अब ये तो टर्म से कट ही जाएगी, तो ये नहीं काटनी है, क्योंकि ये साइड किसकी है? समषटभुज की, और ये किसकी है? ट्रायंगल की। इसे थोड़ी काट दूंगा, जब ये काट दी तो बचेगा क्या? अब मुझे थोड़ा सा यहाँ सोच के बताओ कि जब इन दोनों के पैरामीटर बराबर हैं तो किसकी साइड किसके दुगनी होगी, 3 गुनी होगी? डैड कुछ बताना चाहो? ट्रायंगल की दुगनी होगी हेक्सागन से। बिल्कुल सही बात है भाई। इसकी तो 6 साइड है, इसकी 3 और इसकी 3 साइड है, और ये कहा जा रहा है कि इनकी लंबाई आपस में बराबर है। तो ऐसे तो होना चाहिए कि इसकी तो 2 साइड ले लें, यानी कि इसकी साइड तो दुगनी होगी, मतलब i मीन टू से इसके इसके। अगर मैं इसकी साइड x मानूंगा तो 2x हो जाएगी, तभी तो पैरामीटर बराबर होंगे बस। तो हेक्सागन की तो x ही रहने दो, और इसकी जगह लिखूंगा मैं 2x लिखूंगा यहाँ, ठीक है। तो ये 6 बचा, मैं लिख के दिखा रहा हूँ x स्क्वायर। जब मैं इस x में 2x लिखूंगा तो 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये से कट गया, 2 दूनी 4, 2 3 6, और आंसर कितना आ गया? बाकी क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होना, थ्योरम है, डायरेक्ट आंसर याद रखो। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जब कराया था जब भी बताया था, फिर आया तो फिर बता रहा हूँ। 3:2 आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ही आता ही आता है। बाकी समझाना मैंने आपको दिया, कोई दिक्कत है तो पलट के पूछ लिया करो, कुछ बात समझ में ना आई हो। अब आप लोगों का टेस्ट होगा, ठीक। ये क्वेश्चन जो अगला आ रहा था ये भी मैंने बताया था, ठीक। और काफी बड़ा सा क्वेश्चन है, आपको देखते ही याद रहना चाहिए आंसर। तरीके से तो कर ही लोगे, तरीके से क्या आंसर जो मैंने कहा था कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते आता है वही रखा मिला एज इट इज, पेज पर ना, ठीक। तो पेज पढ़ने शुरू कर दो, बाकी आप सब लोग समझ लो क्वेश्चन क्या है, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है, इतना तो मुझे विश्वास रहता है कि जिसे मैं कह दूं कि आएगा वो आएगा, ठीक। अब ऐसा होता है, हो रहा है। ये रखा है क्वेश्चन है, आपको जो मैं फिगर बनाऊंगा, क्वेश्चन नहीं लिखा ना मैं, क्वेश्चन काफी लेंथी है, बस समझ लो फिगर से। आपको फिगर देखते याद रहना चाहिए आंसर, नहीं आया तो फिर क्या कर सकते हैं। क्या रखा है? शंकु है, जिसे क्या बोलते हैं? कोन इंग्लिश में, ठीक है। मैंने कोन बना दिया, और क्या रखा है कि इसे ऐसे काटें कि इसके 3 हिस्से हो जाएं। आ गया होगा यार, आंसर भी आ गया, बोलो आंसर क्या? आगे की जरूरत क्या रहेगी? आगे की तो कोई जरूरत ही नहीं है। इकट्ठे 2-3 क्वेश्चन कराए थे और कहा था कि क्वेश्चन आएगा, भाई इसका आंसर कार्ड याद रखना। अगर स्पीड बढ़ानी है ना मैथमेटिक्स में तो वही बात है, जब तक चैप्टर चल रहा है सब कुछ इजी लगेगा, और जब क्वेश्चन आ गया तो फिर भी समस्या, ऐसे थोड़ी नंबर बढ़ेंगे।
आपको तो ऐसा बनना है 50 क्वेश्चन कर दे कोई 30 मिनट में, ऐसे निकाल दे फटाफट फटाफट। चलो और चलते हैं आगे, जरूरत तो कुछ है नहीं वैसे। हाँ जो क्वेश्चन ये था कि एक कौन है, उसे 3 हिस्से में क्या कर देना, काट देना। तो मैंने ऐसे काट दिया, ऐसे 3 हिस्से कर दिए इसके। तो फिर आपसे पूछेगा कि इसमें 3 कौन है, 3 शंकु दिखाई दे रहे हैं अब आपको। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये बड़े वाला हो गया। तो बस इनके आयतन में अनुपात पूछता है। लैंग्वेज तो और दुनिया भर की लिखी रहती है, तो बेवजह की बात। वेरी गुड, शाबाश। हाँ और जब क्वेश्चन कराया था मैंने कहा था मुझे आता है, सेट पेपर में रखा मिला है, 1 7 19। ठीक है बेटा, अभी थोड़ा समझा देता हूँ आपको, थोड़ा समझाता हूँ कैसा आया। इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी शायद मैंने पहले भी। तरीके तो जो होते हैं बुक्स वगैरह में काफी लंबे होते हैं। जैसे आप ऐसा मान लें, इस वाले पार्ट को यहाँ से यहाँ तक 1 मान लें, इस वाले पार्ट को भी यहाँ से यहाँ तक 1 मान लें, और इस वाले पार्ट को भी यहाँ से यहाँ तक 1 मान लें। शॉर्ट बता रहा हूँ। और क्योंकि अभी वो तो चैप्टर नहीं कराए तो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। जो शंकु का आयतन होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, फॉर्मूला ना ही पता हो तो मैं हमेशा कह देता हूँ वॉल्यूम का मतलब क्या है, क्यूब, यानी कि पावर 3 करनी है। एरिया का मतलब क्या होता है, पावर 2 करनी है। और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, पावर 3 करनी है। इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ देखना है मुझे, जब मैं इस कोण का मैं से 1 लिख रहा हूँ, पहले वाला कोण, तो इसकी मैंने साइड क्या मान ली, इसकी ऊंचाई क्या मान ली मैंने, 1 मान ली। तो जब मैं ऐसा क्यूब करूंगा तो 1 का क्यूब आ जाएगा। तो 1 का क्यूब क्या हो गया, 1 ही हो गया। अब मैंने लिखा नंबर 2, नंबर 2 कैसे हो जाएगा, यहां से यहां तक, तो 1 और 1 2, तो 2 का क्यूब कर दें, 8 हो गया। और उसके बाद क्या है नंबर 3, 1 2 3, तो 3 का क्यूब हो जाएगा, क्या आ गया 27। अब ये जो आयतन पूछा है ये हिस्सों का पूछा जाता है, क्योंकि ये किसका है, कोण के। और हिस्से कौन से हुए, एक हिस्सा तो ये हो गया फर्स्ट, एक ये और एक ये इनके वॉल्यूम पूछता है हिस्सों के। तो अब देखो जरा, जो पहला हिस्सा है वो तो पहला कोण है, तो उसका तो क्या आएगा, 1 ही आ गया। अब जो दूसरा हिस्सा है ये कोण तो नहीं है, हाँ बस। तो मैं अगर इसे दूसरे कोण में से ये पहला कोण घटा दूं तो मेरा दूसरा हिस्सा निकल जाएगा। इसलिए जब 8 में से घटाते हैं और फिर ऐसी समझ ली होगी बात, 27 से 8 घटाएंगे तो इस तरह से आंसर भाई। करने की कोई आवश्यकता नहीं, डाटा आंसर याद होना चाहिए। अब तो होने चाहिए जब तीसरी बार आए, 1 7 19। ठीक, ये समझ लो बच्चों, अगर आपने पढ़ रखी है ना कोई चीज कंफ्यूजन है तो समझ लो कि मतलब कहीं ना कहीं कमी रह गई, वरना ऐसा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए मामला में। चलिए जी, सेट पेपर की यही खूबी होती है कि सारे क्वेश्चन एक साथ मिल जाते हैं जितने इंपोर्टेंट होते हैं। इसलिए बीच में कभी कभी सेट पेपर करवाता हूँ। हालांकि ये बात एक अलग है कि बहुतों को पसंद नहीं आती है बात, जो स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे नहीं होते उन्हें तो पसंद आता नहीं है मामला। जो अच्छे होते हैं उन्हें पसंद आता है, क्योंकि जो ज़्यादा अच्छे नहीं होते उन्हें तो सब चीज़ें अननोन सी नजर आ रही है। अगला क्वेश्चन लिखिए, काफ़ी इंपोर्टेंट है। लाइन में लिख लीजिए, एक समबाहुभुज है, देयर इज ए पॉलीगन। एक समबाहुभुज है, देयर इज ए पॉलीगन। इसका आंतरिक कोण, इट्स इंटरनल एंगल, इसका आंतरिक कोण इंटरनल एंगल 144 डिग्री है, इज 144 डिग्री। इसकी भुजाएं बताओ, फाइंड नंबर ऑफ साइड्स।
आप में से एक दो स्टूडेंट से उम्मीद है कि इसे कर पाएंगे, वो भी तब जब वो फॉर्मूला याद आएगा तब। और फॉर्मूला याद नहीं आया तो वो एक दूसरे जो उम्मीद थी वो भी गई। और लग रहा है गई। चलो कोई नहीं, दिस इज फेवरेट क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन है। देखो मेरी हमेशा एक फिलोसफी रहती है सब्जेक्ट को पढ़ने की भी और पढ़ाने की भी। आप कभी भी अपने माइंड से ये मत सोचा करो कि भाई ये क्या है। आप बिलीव करो, अगर आपको ये पता भी चल गया ना ये क्या है, तभी जब किसकी पड़ेगी, फार्मूला। और फार्मूला मुझे सारी जिंदगी होगी पढ़ाते पढ़ाते, मैंने एक बात जरूर फील करी है, मैं शेयर करता भी रहता हूँ। जिसे फार्मूला याद है उसे बिना पढ़े भी याद रहता है और जिसे याद नहीं रहता उसे पढ़ने के बाद भी याद नहीं रहता। तो किसी क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका ये नहीं होता कि मुझे चैप्टर ही आना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है बिल्कुल। अब जैसे आपने चैप्टर कर भी रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो करा होगा पहले, अब ना करो पहले कभी करा होगा, कर दो जरूर होगा, ऐसी बात तो नहीं हो सकती। खैर चलो समझते हैं। ये सब देखो क्या है, समबाहुभुज पॉलीगन, जिसकी साइड बहुत ज्यादा हो। अगर मान लिया 3 साइड है तो हम ट्रायंगल कह देते हैं, अगर 4 साइड है क्वाड्रिलेटरल कह देते हैं, चतुर्भुज। 5 साइड है पंचभुज, पेंटागन। 6 साइड है हेक्सागन, जो भी आया था समषटभुज। ऐसे तो पता नहीं, फिर गन गन होता रहेगा, सेप्चुअगन है, ऑक्टागन है, नोनागन होता रहेगा। और जिसकी पता नहीं कितनी है तो एक बार एक शब्द में खत्म कर दिया, पॉलीगन। हो सकता है 10 साइड, हो सकता है 20 साइड, हो सकता है 50 साइड। ठीक, बस अब यहाँ 2 फॉर्म याद होने चाहिए, एक तो आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण, जिसे एक बोलते हैं इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल। और यहाँ क्या दे रखा है, भाई छोड़ गई ऐसे वो वाले पे नहीं मिला। आंतरिक कोण इंटरनल एंगल, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों n-2 इंटू 180/n। ये अगर फॉर्मूला याद आ गया ना, एक नंबर आपका प्लस अभी हो गया। लेकिन हाँ याद आता नहीं है, बहुत मतलब प्रॉब्लम करता ही है, कहीं ना कहीं समस्या रहेगा। n-2 इंटू 180/n। और इसमें तो एक्सटर्नल की बात नहीं आ रही, बाकी मैं लिख देता हूँ। एक्सटर्नल यानी कि बाहरी कोण, बाह्य कोण, उसका फॉर्मूला होता है 360/n। जब जब ये शब्द आएगा तब तब या तो इसकी बात होगी और इसकी बात होगी, तो ये आप याद रखें। आपने चैप्टर पढ़ा हो या ना पढ़ा, ठीक भाई, तब तो आप नंबर ले लोगे। इंटरनल एंगल का फॉर्मूला मुझे याद है, और ये कितना दे रखा है 144, इसके बराबर क्या रख देंगे 144 रख देंगे। और भाई इसे सोल्व करें क्या आएगा, n ही आएगा, और n ही पूछा है, n क्या है नंबर ऑफ साइड। करो सोल्व, क्या निकलेगी n की वैल्यू, देखो 10 आ रहा है भाई, तो इस पॉलीगन में 10 साइड आ जाएंगे। n बराबर 10 लिख दिया मैंने, आपकी बात पे यकीन करते हुए। सोल्व हो पा रहा है नहीं, लगता है प्रॉब्लम हो रही है कि तो इधर का 18 के पार्ट से कट जाएंगे, 18 से काट दो तो कितना आ गया 10, और 18 18 कितने होते हैं 144 ही होते हैं, तो ये 8 आ गया। फिर 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब 5 की मल्टीप्लाई तो 9 कर लो, 5 की n में करो 5n, 5 की 2 में करो, और उसकी 4 की किस में हो जाएगी n में। तो 5n में से 4n घटा दो, 1n बचा, और 10 इधर आगे क्या हो गया 10। तो इस पॉलीगन में साइड कितनी आ गई 10 आ गई। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा और वेरीफाई कर दो, समझा दो, ताकि वो थोड़ा सा आपके दिमाग में आ जाए। ये ट्रायंगल है,
ये एक त्रिभुज है और मैंने आपसे ये कहा इस लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया, रिड्यूस कर दिया आगे की तरफ, और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये एंगल जो है 70 डिग्री है, मैंने आपसे ऐसा कहा। तो मैं आपसे पूछ बैठा कि भाई ये एंगल कितना बनेगा, क्या कहोगे? 180 में से माइनस कर दोगे, क्योंकि जो सीधी लाइन होती है वो 180 डिग्री की होती है। 180 में जब 70 घटाओगे, बात समझ में आती है? अब अगर मुझे इसी फॉर्मूले को वेरीफाई करना हो तो इस फॉर्मूले में n की जगह 3 रख दूं, क्योंकि ट्रायंगल में कितनी साइड होती हैं? भाई यहाँ तो एंगल दे रखा था, मुझे साइड पूछी थी, यहाँ मैं साइड रख रहा हूँ और एंगल वेरीफाई करके देख रहा हूँ, तो n की जगह 3 रखते हैं। तो 3 में से 2 गया 1, और यहाँ कितना है 3, और ये है 180, तो कितना हो गया 60 आ गया। तो क्या निकल गया? एंगल निकल गया। तो ये तो मैंने आपका एग्जाम्पल लिया, ये कौन सा निकल गया एंगल? समबाहु त्रिभुज का। इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 साइड होती है और तीनों क्या होती हैं? बराबर, और एक एंगल कितने का होता है? 60। तो ये साइड बराबर होनी चाहिए, तो मैंने अपने पास से मान लिया, आपको ये दिखाया कि भाई अगर ये 70 है तो दूसरा क्या आ जाएगा? 110 आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं 60 आया, कौन सा? इंटरनल एंगल, इसे मैं 60 लिख देता हूँ। ये कितना आना चाहिए? 120 आना चाहिए। अब देखो यहाँ 360 को 3 से भाग दो, 120। बस में आई या नहीं आई? तो ये इंटरनल एंगल हो गया, ये एक्सटर्नल एंगल हो गया। ठीक, बाकी क्वेश्चन इसी वे में आएगा, जब कभी भी आएगा साइड ही पूछेगा आपसे, हमेशा हमेशा हमेशा। ठीक, आगे लिखिएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन दे रखा है, 3√2, 3√7, 6√5, और 2√20। ये 4 संख्याएं दे रखी हैं। पहले बताओ कौन सा चैप्टर से आ रहा है? घातांक और कर्णिक, सर्ड एंड इंडाइसिस चैप्टर होता है अर्थमेटिक में। इन चारों में से पूछा है आपसे बड़ी संख्या बताओ, ग्रेटेस्ट नंबर। आंसर वही पूछूंगा, कर लो आप आराम से। जो भी आपको आता है कर लो, जैसे भी आता है। हो गया होगा, बोलो कौन सा है? 2√20। चलिए देखते हैं। इन चारों में बड़ी संख्या पूछी थी। अब यहाँ पे जो है कुछ संख्या ऐसी दे रखी है कि उसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा हमें, लेकिन हमें तो रफली आइडिया ले लेना है जिससे हमारा आइडिया हो जाए। अब जैसे अंडर रूट की वैल्यू तो हमें याद भी होती है 1.414 है ना, सभी को तो याद है नहीं। अब जैसे 3 है, पहले से सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने का मतलब 2 के फैक्टर नहीं हो सकते, 7 के फैक्टर नहीं हो सकते, 5 के फैक्टर नहीं हो सकते, 20 के तो हो सके। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसे क्या करें, सोल्व कर लेते हैं। तो 2, 20 को क्या लिख लेंगे, 4 गुना 5, और 4 जब अंडर रूट होगा तो बाहर आ जाएगा 2 दूनी, ये आ गया।
तो ये टर्म इसमें कन्वर्ट हो गई। अब अगर मैं इन दोनों में बात करूं तो कौन सा बड़ा आएगा? 6 रूट। तो ये तो भैया आंसर गया तुम्हारा, इन दोनों में ये बड़ा आ गया 3√7। चलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि ये तो बड़ा हो नहीं सकता, इसे छोड़ दूं मैं। जब ये छोड़ गई फिर तो इन तीनों में अब देखना है कि बड़ा कौन है। तो अब यहाँ देखेगा, अगर ये √2 है, मैं पूरी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, 3 √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। अगर मैं लगभग 1.4 ले लूं अप्रोक्स, तो कितनी वैल्यू आएगी? 4.2 आ रही है। ये है 3√7। अब 7 को तो मैं निकाल नहीं सकता, तो लगभग ले लो। √4 कितना होता है? 2 होता है। और √9 कितना होता है? 3 होता है। तो इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं 2 और 3 के बीच में आएगी। 2.3 ले लो, 2.2 ले लो, तो काम चल जाएगा उससे। मैं 2.2 ले रहा हूँ, काम ना चलेगा जो भी जब देखेंगे। सर 2.6 ले लो कम से कम। क्यों? 7 तो 4 से बड़ा है। 4 और 3 7। और 2 कम ऊपर। चलिए अगर काम नहीं चलेगा अच्छे नहीं कर दूंगा उसे, अभी काम चला के देख रहा हूँ। और 6√5, तो 1.5 तो बिल्कुल 4 के किनारे पे है, तो 2.1 ले लूँ। 6 कम 6, 6 दूनी 12। कौन सा है सबसे बड़ा? इससे तो ये आ रहा है 6√5। देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। यही आ रहा है 6√5। तुम कौन सा बता रहे थे? 3√7। एग्जैक्ट निकालूं? √7 निकालूंगा पहले। √7 कैसे निकालेंगे? 2 2 जा 4 और 2 और 2 4। ये बचिया 3, कौन लगा कितना आ गई? 2 0। कितनी बार चलाऊं? चलिए रहा 7 पक्का रखा है। 2.6 ही कर दो भाई, ये आगे चले जाऊं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये बड़ा हो रहा है इससे। अभी 3 6 18 का 8 का ऐसे लगा 1 3 2 6 1 7, क्या फर्क पड़ेगा? मैंने ऐसा करा था सर जी, बताओ। बोलो। आपने बताया था तरीका, ये जितने भी इनके बाहर है कितना होता है एलसीएम लो। अरे वो तो पावर होती है, ये पावर दिखाई दे रही है बेटा, ये पावर होती है, ये पावर में होते हैं नंबर। वो होते हैं तब काम आ गया, पावर थोड़ी लिखी है, नंबर है। ठीक है, बताओ कैसे कैसे गलती करोगे? तरीका याद नहीं बैठे हो जाता है, 12 ही बजने वाले होंगे। बारी बज रहे पूरे। फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं। मैं 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ, थोड़ा समझाने में ज़्यादा टाइम लगता है। a-1 का होल स्क्वायर से कॉपी कर लो, अलजेब्रा से आया है, प्लस b+2 का होल स्क्वायर। बाकी है साधारण से सवाल, अलजेब्रा तो बड़े खतरनाक भी होते हैं। प्लस c+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और फिर कहा गया है 2a - 3b + 7c की वैल्यू बताओ। कर दो भाई, आंसर बोलो फटाफट करके, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इतनी अलजेब्रा तो किसी भी एग्जाम में आ जाती है जिस लेवल का क्वेश्चन है। कॉन्फिडेंट नहीं हो, कर तो दिया। हाँ बाकी सही है, मैं नहीं आया। इस क्वेश्चन में यही करना होता है, क्योंकि इधर 0 आ गया ना, तो सीधे सीधे कंपेरिजन कर देते हैं। a-1 = 0, यहाँ हमेशा 0 ही आएगी जब सवाल आएगा। जब a-1 को 0 के बराबर रखोगे, a की वैल्यू सीधी कितनी निकल गई? फिर b+2 को 0 के बराबर रख दो, तो b की वैल्यू क्या आ गई?
फिर सी प्लस में जीरो बराबर रख दो, सी की वैल्यू क्या आ गई, -1 ये उठा के सब इसमें रख दो और सीधा आंसर आ जाएगा। तो 2 1 -3 बी कितना था -2 और सी क्या था -1, ये हो गया 2 + 6 -7, 6 2 8 में 7 गया 1, ये आंसर। स्क्वायर नहीं बेटा, ये वो चीज नहीं करी मैंने। अगर तुम इसका स्क्वायर खोलोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। मैंने कहा ये बता, अगर मैं ये = 0 ले लूं और दोनों तरफ का अंडर रूट कर दूं तो क्या करेगा स्क्वायर, है ना? तो इधर 0 है, कोई नंबर होता तो कुछ बात भी थी। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ जब 0 आएगी तो हमेशा क्या आएगी, ये 0 ही आएगी इस सवाल में, तो जिससे सीधा कंपेरिजन हो जाए, सीधी वैल्यू निकल जाए। अगर उसने यहाँ 0 ना रखा तो फिर वो इस स्टाइल से होगा ही नहीं सवाल। इसलिए तो मैंने कहा कि हमेशा क्या आएगी, इसमें 0 ही आएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं लास्ट, और इस क्वेश्चन को मैं बताऊं बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है और आप आंसर डाट भी बता सकते हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि आप डाट बता क्योंकि मैं भी अपने स्टूडेंट को जानता ही हूँ। x = 4ab/a + b, और अगर बता दिया तो मुझे भी सरप्राइज होगा। x + 2a, x - 2a, x + 2b, x - 2b, ये क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम से कम 10 पेपर में मैं देख चुका हूँ इस क्वेश्चन को, और इसमें कुछ नहीं करना होता। बाकी शकल तो बहुत डराव नहीं है इसकी। और भाई यही फर्क होता है कि जब आप सीखोगे तो चीजें ऐसी होती हैं कि अरे ये तो ऐसा, बस यही था। करना कुछ अलग होता है और सीखना कुछ अलग होता है, इसे कहते हैं पढ़ाई। मैं साथ सही निकल गया अपनी भविष्यवाणी में, है ना? ये बताओ कौन से चैप्टर से क्वेश्चन होगा? ये है रेशो प्रपोजन से, अनुपात समानुपात, और ये कंपटीशन में तो मिलता है। बाकी जब कभी आपने 9th या 10th करी होगी मैथ से तो भी आपकी बुक में है। ठीक, और अच्छा ये है इसे करना नहीं पड़ता। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। इसका आंसर हमेशा आता है 2, हमेशा। अब वो क्यों आता है थोड़ा सा मुझे वेरीफाई कर दो, मतलब क्वेश्चन ही नहीं बदलेगा, आप बिल्कुल देख लो एज इट इज आएगा क्वेश्चन सेम टू सेम, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो भी नहीं चाह रहा कि आप इसे करो। अगर आप इसे कर रहे हो तो मतलब जानते नहीं, इसलिए है बात। ये 4ab, कभी कभी ए बी में क्या रख देगा, xy रख देगा, मैं इतना कर देगा। अब होता क्या है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, कर दो मेरा आगे। एक रूल सुना है आपने, कंपोनेंटो डिविडेंडो? सुना ही है। इसे हिंदी में कहते हैं योगांतर अनुपात। हाँ, इंग्लिश में तो कहते हैं कंपोनेंटो डिविडेंडो और हिंदी में कहते हैं योगांतर अनुपात। अब योगांतर का मतलब क्या है, योग और अंतर, तो ऊपर जोड़ेंगे और नीचे घटा देंगे। ये मतलब ये है कि अगर मान लें दो संख्या ऐसे लिखी हो तो उन्हें हम ऊपर तो प्लस कर दो और नीचे, ये प्रॉपर्टी होती है रेशो प्रपोजन की। ठीक, लेकिन ऐसा करना फायदेमंद तब होता है जब कैलकुलेशन बड़ी हो रही हो, तो इससे बहुत छोटी हो जाती है। और ये टर्म तभी लगती हैं जब टर्म्स लाइक हों, एक जैसे, ताकि आधी तो कट जाए और आधी जुड़ जाए और हमारा सवाल छोटा हो जाए। अब करेंगे क्या हम इसमें, ये सकल खुद बता रहा है कि क्या है, कंपोनेंटो डिविडेंडो, ऊपर जुड़ा है ये। तो मैं क्या करूंगा इसमें, इस पूरे टर्म को 2a से डिवाइड करूंगा। 2a से क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे 2a दिखाई दे रहा है, और जब मैं इसे 2a से डिवाइड करूंगा तो ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा। 2a काट दिया मैंने, इधर से भी 2a से भाग दे दिया, इधर भी 2a से भाग दे दिया, और यहाँ बनाने के बाद मैं कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाने वाला हूँ, ये लगाने वाला हूँ। तो देखो x + 2a और x - 2a बन गई फॉर्म। और जब मैं इन्हें जोड़ूंगा तो 2b और 1b कितना हो जाएगा, ये तो आ जाएगा a + 3b, और जब मैंने घटाऊंगा तो क्या आएगा, b -
ए, इसमें से घटाऊंगा ना, ठीक। इसे फिर मैं यहीं छोड़ दूंगा टर्म को, फिर ये टर्म बनाऊंगा, इस बार किसे डिवाइड करूंगा 2b से, ठीक। फिर एक टर्म आ जाएगी और जब मैं उन दोनों को जोड़ूंगा उस वक्त कट जाएंगे, क्या बचेगा सिर्फ 2 कॉमन लेते हैं। तो सीधा इसका आंसर याद रखें क्या 2। बात समझ में आई थोड़ी बहुत? मैंने करना नहीं जा रहा है, कोई आंसर जो है कांस्टेंट ही आता है इसका, इसे करने से कोई फायदा नहीं। फ्यूचर के लिए ध्यान रखो। बस इस पीरियड में इतने रहने दो।